नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोगों के ओरेशन के कुछ शीर्षक है हिंदी और अंग्रेजी के चलते हम लोग थोड़ा थोड़ा करके टिप्पणी कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो ओरेशन टेस्ट है, वक्तृता की जो परीक्षा है वो चालू है, वह जारी है। और जिस तरह से जितने भी प्रतिभागी इसमें भाग लिए उनके तरफ से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर हम लोग यहाँ पर शीर्षक का चयन कर रहे हैं और उसी पर हम लोग ओरेशन भी लेते चले जाएंगे। ओरेशन के लिए जो शीर्षक प्राप्त हो रहे हैं वे दर्शन पर आधारित है, वे राजनीति पर आधारित है, वे कहा जाए तो हर तरह के क्षेत्र से वो उस तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं। दरअसल जो पहले से ही तैयार है हर तरह के चीज़ों को लेकर के, हर तरह के समस्याओं या उपलब्धियों के बारे में, भारत हो चाहे विश्व के परिप्रेक्ष्य में जितनी भी तरह की चीज़ें हो रही है, जितनी भी घटनाएं हो रही है, यदि उसके प्रति आप लोग हमेशा से जागरूक रहे हैं तो आप इस तरह के जो शीर्षक है, इस तरह के जो शीर्षक वहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, किसी भी तरह का कोई वो समस्या नहीं बन सकती है। हम लोग उसी को ही आधार मान करके ओरेशन के लिए कुछ शीर्षक आप लोगों को सुझाए हैं। उन्हीं एक शीर्षक पर आप लोगों को बोलना है। शीर्षक में हम लोग यदि हिंदी ओरेशन के शीर्षकों की बात करें तो सबसे पहला जो शीर्षक है वह है दर्शन पर आधारित। पहला है अप दीपो भव की प्रासंगिकता। थोड़ा थोड़ा करके मैं टिप्पणी बता दूं ताकि आप लोग थोड़ा जान ले, समझ ले। देखिएगा, अप दीपो भव यह हमारे गौतम बुद्ध अर्थात लॉर्ड बुद्धा का यह वक्तव्य है तब का, जब वो देहावसान कर रहे थे। जब वो देहावसान करे तो पूर्व ही बता दिए थे कि अब मेरा समय हो गया है, अब मैं अपना देह त्याग करूंगा। वो अन्न जल लेना बंद कर चुके थे। उनका एक शिष्य था जिनका नाम था आनंद। उनसे पूछते हैं कि आप चले जा रहे हैं, है ना, आप अपना देह त्याग कर रहे हैं। अब हम लोगों को दिशा कौन दिखाएगा और आपकी बातों को हम पूरे संसार के समक्ष में कैसे रखेंगे? आप तो हमारे दिए के समान थे, आप हम लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, लेकिन अब कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला हम लोगों के पास कोई नहीं रहेगा। तब हम खुद का और पूरे संसार का मार्ग प्रशस्त कैसे करेंगे? इसी बात पर गौतम बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव, अर्थात खुद का दिया खुद बनो, अर्थात स्वयं का दिया बनो। किसी अन्य दिए से तुम अपना रास्ता मत तलाश करो। अपने मार्ग का प्रशस्तीकरण खुद करो, स्वयं करो। हो सकता है कि एक समय में हमारी जितनी भी बातें हैं उस समय के लिए वो प्रासंगिक ना हो। उस और हमारी हर तरह की बातों पर आप अनुसरण करने से पहले उस पर तर्क कर ले कि क्या इस समय के अनुसार मेरी कही गई बात प्रासंगिक है कि नहीं, और अपने तर्क के तराजू पर उसको तौलना है। इसके बाद फिर जो भी आप निर्णय लेते हैं उसी निर्णय पर आपको कायम रहना है, खुद को रखना है और आगे बढ़ना है। तो इस कारण से क्या है कि यदि तुम खुद का दिया बनते हो, खुद के लिए मार्ग प्रशस्त करते हो, तब तुम्हें किसी भी तरह का कोई मार्ग का प्रशस्तीकरण करने वाले की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे तो कोई मार्ग प्रशस्त तो नहीं किया था, मैं तो अकेला चला था। मैंने खुद अपने मार्ग का प्रशस्तीकरण किया और मैं तुम लोगों के समक्ष हूं। तो इसी तरह से तुम लोगों को आगे बढ़ना है, तो इसी का ही विस्तारीकरण करना है, इसी विचार का आपको विस्तारीकरण करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला शीर्षक पर कुछ बातें। दूसरी शीर्षक के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं, क्या है ये? देश के प्रति प्रेम ही देश को आगे बढ़ाता है, व्याख्या कर। चीन का एक उदाहरण आप लोगों को याद होगा, यदि आप लोग एडिटोरियल्स आप लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स में, तो उनका एक स्टेटमेंट था, चीन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ था। वह स्टेटमेंट था कि हम लोगों को भारत से डर नहीं लगता है,
वहाँ की एकता से, वहाँ के का जो पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, अर्थात देश की जो के प्रति जो प्रेम है, उससे डर लगता है। क्योंकि देश तभी कमजोर होता है जब देश बटा हुआ रहता है, अलग अलग मतों में बटा हुआ रहता है। नरेंद्र मोदी जी का भी हाल फिलहाल का आप अ, भाषण सुने होंगे, जिसमें कि उन्होंने यूसीसी को लेकर के हिंट दिया। उन्होंने कहा कि आप एक घर में रह रहे हैं, उस घर में एक व्यक्ति है, वह अलग सा नियम का अनुसरण कर रहा है, दूसरा दूसरे तरह के नियम का अनुसरण कर रहा है, तो क्या वह घर सुचारू रूप से चल सकता है? कभी नहीं चल सकता है। इसीलिए एकीकरण की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए। देश और एकता की भावना तभी आएगी यदि देश प्रेम हो, यदि एक तरह का कानून हो, तभी एकता की भावना आ सकती है। नहीं तो फिर देश अलग अलग तरह से सोचों में, विचारों में वो बटा हुआ रहेगा, और इस तरह से भारत एकीकृत नहीं हो सकता है विचार में। ठीक है। तो इस इसमें आपको इसी तरह से कुछ बातों को रखना है और इस शीर्षक को आगे बढ़ाना है। जहां तक तीसरा शीर्षक की बात है, युवाओं में बढ़ता तनाव और निवारण। देखिएगा कि युवाओं में तनाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अपने भविष्य को लेकर के, अर्थात करियर को लेकर के तनाव है ना। और किस तरह से समाज में वह जल्दी से जल्दी खुद को स्थापित कर सके, खुद को वेल एस्टेब्लिश्ड कर सके, उसके लिए उसको तनाव है ना। चाहे वो नौकरी पा करके हो, चाहे वह कोई जो है सो व्यापार करके प्राप्त करे, या किसी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में जाकर के वो अपना भविष्य को बनाए। इसको लेकर के युवा में तनाव है। और अभी जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 24-25 साल में लोगों को हार्ट की अटैक, है ना, हृदय का दौरा उन लोगों को पड़ रहा है, और वो लोग शीघ्र दुनिया से चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या है। इस समस्या के बारे में आपको एड्रेस करना है और उसका निवारण भी आपको देना है, तीसरा वाला में। चौथा वाला की जहां तक बात है, आप लोग तो इस पर काफी कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि यह एक सामान्य शीर्षक है। समान नागरिक संहिता, अवसर और चुनौतियां। इसमें कुछ तरह की बातें, जैसे कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह जो अधिनियम है, वो जो अधिनियम है वो कुछ विशेष समुदाय में वो लागू नहीं होता है ना। यदि हम लोग बच्चों को गोद लेने की बात करते हैं तो कुछ में कुछ है, कुछ में कुछ है। यदि हम लोग बात करते हैं कि शादी के बाद डिवोर्स की स्थिति, तो उस वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट है, और इसके कारण से अलग अलग तरह का जो मत आता है, और इस तरह से भारत में एकता की कमी नजर आती है। उसे हम लोगों को एड्रेस करना है, और इस तरह से हम लोग इस शीर्षक को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अवसर और चुनौतियां, क्या क्या चीज की चुनौतियां आपको मिल सकती हैं? अवसर तो बहुत सारे मिल सकते हैं, कि एक समान अगर कानून रहेगा देश में, तब देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति एक विचारधारा रहेगी, और देश और भी द्रुत गति से आगे बढ़ेगी। तो आपको अपना तर्क देना है इसमें। इसके बाद फिर आप देखिएगा कि क्या है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ये तो सही बात है कि यदि आपको आगे बढ़ना है, तब आलोचकों को अपने समक्ष में रखना होगा, निंदकों को अपने समक्ष में रखना होगा। आप निंदा से घबरा जाते हैं, आप निंदा से खुद को दूर रखते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप वैसे शुतुरमुर्गे के जैसे हैं, जो कि अपने सर को मिट्टी में, रेत में गाड़ करके यह सोचते हैं कि मैं बाहरी चोटों से मैं बच जाऊंगा, बाहरी दुश्मनों से मैं बच जाऊंगा। तो ये तो अपने आप में बेवकूफ़ी है। इसीलिए क्या है कि निंदकों का सामना करने का हम लोगों के पास क्षमता होनी चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं सहिष्णुता, है ना। सहिष्णु हम लोगों को होना चाहिए उसके प्रति, टॉलरेंट होना चाहिए, इनटॉलरेंट नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी भी तरह का आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए।
तो इसी को ही काफी बेहतरीन तरीके से आपको पेश करना है, प्रस्तुत करना है। तो ये हो गया पांचवा शीर्षक। छठा शीर्षक क्या है? स्वस्थ लोकतंत्र में सबल विपक्ष की अनिवार्यता। अभी देश की जो अद्यतन स्थिति है, इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सबल विपक्ष नहीं है, और सबल विपक्ष का निर्माण करने के लिए ही देख रहे हैं हम लोग कि कई सारे जो विपक्षी दल है वे एकजुट हो रहे हैं और एक सबल मिल करके एक सबल विपक्ष दल को बनाना चाह रहे हैं। और इस तरह से सबल विपक्ष होगा तभी सबल आप कह सकते हैं कि सरकार भी होगी। तो दोनों ही चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। इसी को लेकर के हमें बात करना है इसमें। इसके बाद भ्रष्टाचार और निवारण, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें आप बोल सकते हैं। अगर हम लोग अंग्रेजी वक्तृता की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या है? शुड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बी बैंड। यह जो शीर्षक है आसान है, आप काफी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ इस तरह से इसमें शुरू करना चाहिए कि this topic is really very much complex to be answered either in favor of or against it, because private educational institutions are catering to the expected needs of the society. They are making a very healthier society by making the children educated by different means, by providing them with different kinds of activities, extracurricular activities, all these things. But all these things are not there in the public schools, government schools. तो एक जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, दो चार पॉइंट्स आपको बोल करके इसमें इसको लेकर के आपको कह देना है ना। इससे बस जहां तक दूसरा टॉपिक की बात है, हु कैन मेक बेटर मैनेजमेंट, मेन और वुमेन, तो ये भी, इसमें भी आपको क्या करना है ना, देखिएगा काफी डिप्लोमेटिकली चलना है। लॉर्ड कृष्णा तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना हम लोगों का, जो कि बहुत बढ़िया डिप्लोमेट थे, कूटनीतिज्ञ थे। वो ऐसा काम करते थे जिससे कि दुश्मन भी कंफ्यूज हो जाते थे, और जो दोस्त होते थे वो उनको तो लगता ही था कि सब सही है ना। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि आप किसी के भी फेवर में मत चले जाइएगा कि आप विमेन है ना, तो आप विमेन के फेवर में चले गए, मेन को आप इग्नोर किए नहीं, जबकि दोनों ही बोथ आर द व्हील्स ऑफ अ चैरियट। एक व्हील के बगैर चैरियट तो चल नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है कि बताना, तुलना थोड़ा सा करना है कि दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। बोथ आर द व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। Women have different kinds of attributes and men have their attributes. Their working profile, their nature of working is different, but both are very much effective. Men are very much assertive, but women are very much cooperative, collaborative. Okay, फिर मेन के बारे में कुछ एक पॉइंट देना है, फिर फीमेल के बारे में एक पॉइंट देना है, उसके बाद अंत में अपना ओपिनियन दे देना है ना, कि दोनों के अपने अपने फीचर्स है, दोनों के अपने अपने गुण है, क्वालिटीज है, और दोनों के बिना हम लोग नहीं चल सकते। किसी भी प्रबंधन में, कोई भी मैनेजमेंट में दोनों की भागीदारी अनिवार्य है। ये कंक्लूजन देकर के आपको खत्म करना है ना। इसके बाद एथिक्स इन बिजनेस कैन मार इट। मार मीन्स डैमेज। ओके, डैमेज करता है एथिक्स। हम लोग देखते हैं कि जब दूध वाले के पास हम लोग जाते हैं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग तो बहुत सारे लोग जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे होंगे, तुम लोग तो पैकेज्ड मिल्क लेते होंगे। उन लोगों के लिए तो कोई रास्ता नहीं बचता है कि किसी से वो शिकायत करे। लेकिन जहां पर जो एरिया थोड़ा सा छोटा है, तो वहां पर क्या होता है कि इस तरह की बात बनती है कि बेकर्स डजन, आप लोग पढ़े, एक इडियम है, बेकर्स डजन कहने का मतलब हो गया कि थोड़ा ज्यादा, है ना। कुछ भी चीज आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा। इसको हम लोग कहते हैं, जहां जिस स्थान में मैं रहता हूं उसको बोलते हैं चुनका, ठीक है।
तो चुनकर कहने का मतलब हो गया समथिंग एक्स्ट्रा। तो हर एक व्यक्ति की चाहत रहती है कि यदि मैं सब्जी खरीदने के लिए जा रहा हूँ 1 kg 2 kg, तब उसके साथ मुझे कुछ मिर्च भी मिल जाए, वो भी फ्री में, कि इतना सारा सामान मैं लिया हूँ तो थोड़ा सा वो भी मुझे फ्री में मिल जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, यदि आप दूध वाले के पास जाएंगे तो वो उनसे आप पूरी तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हम उसे 60 रुपया लीटर हम दूध की मांग करें, चाहे 80 रुपया तुम ले लो लेकिन मुझे शुद्ध दूध दो, शुद्ध घी दो। तो यह पॉसिबल नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ जो है ना, सो वो डूबियस नेचर के होते हैं, मतलब वहाँ पूरी तरह से वो ईमानदारीता उनमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अ, और बिजनेस में एथिक्स थोड़ा मार कर सकता है, लेकिन ये भी बात है कि बिजनेस में एथिक्स ना हो, जैसे कि चाइना का आप एग्जांपल इसमें ले सकते हैं कि चाइना का एथिक्स कुछ है नहीं। उनका बस डंपिंग है कि जितना माल को भेजो और वहां के मार्केट को चौपट करो। उनका इंक्लूसिव सोच नहीं है। चौपट करके उसके बाद फिर वहां पर मोनोपोलिस्टिक मार्केट कायम करो। उनका कोई एथिक्स नहीं है, जिसके कारण से पूरा दुनिया में वो बदनाम हो रखा है। और एक समय ऐसा आता है कि वो उसका बिजनेस, उसका व्यापार धीरे धीरे करके घटते चला जाता है, उसको घाटा ही घाटा नसीब होता है। तो तुरंत सोच लेना है कि क्या हम इसमें कह सकते हैं, है ना। और ये सब जो चीजें आती है वो थोड़ा अनुभव पर आएगा। आप खूब पढ़िए, एग्जाम में जितना भी आप बोल सकते हैं होगा ही, आप लोग सभी का सिलेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन इसके बाद आप अपने इस मुहिम को जारी रखिएगा। ओके। तो एथिक्स बिजनेस में होना चाहिए। जैसे टाटा हो गया, टाटा तो अपना बिजनेस का एथिक्स रखा हुआ है, इस कारण से वो दिन दुनी रात चौगनी वो तरक्की भी कर रहा है। भले ही शनाय शनाय किया उन्होंने, लेकिन आगे बढ़ा। उसके उसके खिलाफ में किसी भी तरह का अभी तक उस तरह का कंप्लेंट्स आया ही नहीं। ओके। इसके बाद फिर आता है, ये चीज छूट गया, लाइफ इज एक्शन नॉट कंटेम्पलेशन, गिव योर ओपिनियन। बात तो सही है, कंटेम्पलेशन मीन्स थिंकिंग, है ना, कि जिंदगी सोचने का सिर्फ नाम नहीं है। सोचो मत, काम करके दिखाओ। तो ये तो हम लोगों का गीता ही इस बात की पुष्टि करता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। न्यूटन का भी तीसरा नियम है कि आप कोई कर्म करते हैं और उसकी प्रतिक्रिया ना हो, ये असंभव ही नहीं है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसकी एवज में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप खराब कर्म करते तो उसके एवज में खराब आपको परिणाम मिलेंगे। और मुंगेरी लाल नहीं बनना है, कंटेम्पलेशन सिर्फ नहीं करना है, दिवा स्वप्न देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लोटस ईटर नहीं बनना है। कि आप दिन भर सोचते रहें, स्वप्न देखते रहें और काम ना करें। अजगर करे ना चाकरी। और क्या है इस तरह से, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट आई हैव फॉरगॉटन। अच्छी करे ना काम, हाँ दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हाँ 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 हाँ। तो इस तरह के जो कोटेशन है ना, कोटेशन में कोटेशन डालने का प्रयास करिए, ठीक है। तो काफी सुंदर तरीके से वो पेश हो जाएगा वहां पर। इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं द चैलेंजेस ऑफ एआई इन द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ये तो बहुत कहा जाए करेंट है। हम लोग देख पा रहे हैं कि चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी टीचरों का जगह ले रहा है ना। टीचर्स की क्या जरूरत है, कोई भी यूनिवर्सिटीज के नोट्स की क्या जरूरत है, वो बेहतरीन नोट्स खुद ही बना करके दे रहा है ना। तो इस तरह के एक बहुत बड़े चैलेंज है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। तो टीचरों के लिए अर्थात शिक्षकों के लिए यह एक चैलेंज बना हुआ है। चैट ये इस तरह के एआई बेस्ड जितने भी एप्स हो गए या सॉफ्टवेयर्स हो गए या वेबसाइट्स हो गए, है ना। और कई तरह के प्रोफेशनल्स के जॉब के लिए तो चुनौती बना हुआ है। आप कुछ भी बोलिए, आप रेसिपी जो होटल मैनेजमेंट करके नहीं करके भी वो एक अच्छा रेसिपी आपके लिए नहीं प्रस्तुत कर सकता, जितना कि अच्छा रेसिपी का तरीका वो एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आपको बता देगा। कि आपके पास यदि बैगन है तो बैगन का भरता किस तरह से आप बनाएंगे, बताओ,
है ना, उसमें किस तरह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टी बना सके, वो बहुत ही अच्छी तरह से वो बता देगा आपको। ज़्यादा कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि बैगन का भरता कैसे बनाएं, है ना, बैगन की सब्जी कैसे बनाएं, नीम नीम के या हम लोग कोई भी कड़वाहट करेला करेला का सब्जी किस तरह से बनाएं, है ना, काफ़ी टेस्टी तरीके से, तो वो बता देगा, वो काफ़ी अच्छी तरह से वो पेश कर देगा आपके समझ में। तो कई तरह के पेशेवरों के लिए यह एक चुनौती बना हुआ है, और इसी कारण से आए दिन इसी एआई को लेकर के बातें आती रहती है। बड़े बड़े सीईओ कहते हैं कि इसके डेवलपमेंट पर रोक लगनी चाहिए, इसकी एक सीमा तय करनी चाहिए, इसका एक इसको जो है ना रेगुलेट करने की आवश्यकता है ना। तो ये सब सारी चीजें क्या है कि आपको इसमें समाहित करने हैं। इसके बाद फिर क्या है, जजेस सपोर्टिंग जजेस, मेरी आंखें थोड़ी गड़बड़ हो गई। जजेस अपॉइंटिंग जजेस इज नॉट हेल्दी फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। इसमें कुछ इस तरह की बातों को रख सकते हैं कि कुछ महीने पूर्व इस बात को लेकर के पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि कैसे एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश का चयन कर सकते हैं, जबकि हम लोगों का देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश कहने का मतलब प्रजा का शासन, प्रजा ही सर्वोपरि होती है। जब और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है, अर्थात संवैधानिक वो पद है, और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए प्रजातंत्र में प्रजा की का प्रतिनिधि का होना अति आवश्यक है। और यहाँ पर विडंबना हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यायाधीशों का पैनल ही न्यायाधीश का चयन कर रहे हैं, इसमें सरकार की प्रतिनिधि अर्थात प्रजा के प्रतिनिधि का कहीं योगदान नहीं है। यह बहुत बड़ी विडंबना है ना। यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छे परिचायक नहीं हो सकते हैं। तो इससे संबंधित कुछ तथ्य और आंकड़े यदि आपको आते होंगे तो दीजिएगा, नहीं तो फिर बस आपको तर्क का सहारा लेना पड़ेगा, तर्क को आपको आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। इसी बस सातवां जो है, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट बी पुट अंडर द आरटीआई एक्ट। मोदी जी ने एक बहुत ही बढ़िया काम किया है कि हम लोग इस जो अर्थव्यवस्था के लिए, अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए दो महत्वपूर्ण काम किए हैं। सबसे पहला काम किया है उन्होंने कि नोट बैन किया, 2000 का नोट लाया गया। उसके बाद फिर उस पर देखिए बैन भी लगाने की बात ऑलरेडी हो चुकी है, और सितंबर तक तो सारे 2000 के नोट खत्म हो जाएंगे। वो इलीगल टेंडर हो जाएगा, वो लीगल टेंडर नहीं रहेगा। इसके बाद इसके पहले भी हुआ था जो हम लोग विमुद्रीकरण जो हुआ था, है ना, उसमें काला बाजारी को रोकने के लिए किया गया था। और जितने भी पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं, मतदान की प्रक्रिया होती है, उसमें अवैध पैसे लगते हैं, काले पैसों का वहां पर बोलबाला होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम लोगों की अर्थव्यवस्था में हर चीज यदि डिजिटल हो जाता है, लेन देन डिजिटल हो जाता है, तो इस तरह की प्रक्रिया काफी साफ स्पष्ट होगी, एक अच्छे नेता हम लोगों को प्राप्त हो सकता है। कोई भी अगर दल बहुत ही प्रचार प्रसार कर रहा है, अच्छे खासे पैसे अगर खर्च कर रहे हैं, तो जनता का अधिकार बनता है यह पूछने का कि आप हमारे प्रतिनिधि बनने के लिए जा रहे हैं, आप इतने सारे पैसे कहां से प्राप्त कर रहे हैं, जबकि जो जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है वो तो आप लोगों के लिए तो निश्चित धन राशि ही आवंटन करती है, और उससे कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा आप को खर्च कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह की बात को पूछने का अधिकार मिलना चाहिए, और वो आरटीआई अधिनियम के तहत ही हम लोग इस तरह की बातों को जान सकते हैं। इसलिए जितने भी राजनीतिक दल है सारे को आरटीआई एक्ट के अंतर्गत रखना चाहिए। तो खैर इस तरह से हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अब आप लोग चयन कर सकते हैं
हिंदी वाले टॉपिक का। तो शुरू करें हम लोग। आप लोग इन द मीन टाइम, ये जो मैंने तो छोटा सा जो व्याख्यान दिया, मैं अपने ज्ञान के आधार पर आ, उस उसके दरमियान आप लोग एक शीर्षक चुन लिए होंगे। उसी शीर्षक को लेकर के आपको बोलना है। तो क्या मैं एट रैंडम तरीके से आप लोगों को बुलाना शुरू करूं? तो 3 मिनट का समय है। आप लोग शुरू हो जाए। आप लोगों का हिंदी की वक्तृता शुरू होती है। सबसे पहले तो मैं बुलाना चाहूंगा अंकित जी को ही। अंकित जी, आप चुन लिए होंगे, मुझे आप पर भरोसा है कि आप शुरू में ना नहीं कहेंगे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले चुना है। अंकित जी, आप शुरू हो जाए। जी सर। सभी को नमस्कार। आज मैं अंकित आप सभी के समक्ष युवाओं में बढ़ता तनाव और निवारण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे भारत में पौराणिक संस्कृति में यदि वैदिक संस्कृति का अध्ययन किया जाए तो हम देखेंगे कि भारत के ऋषि मुनि युवा अवस्था से ही एक समाज को दिशा दिखाने का कार्य करते रहे हैं। और हमारे पास पौराणिक कथाओं में भी भक्त प्रहलाद और श्री कृष्ण जैसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने बाल्यावस्था से युवावस्था तक न केवल देश को दिशा निर्देश दिखाया बल्कि समाज और पृथ्वी का उत्थान करने में भी अमूल अमूल चूल परिवर्तन किया और सहयोग किया। परंतु हम देखें कि जैसे जैसे आधुनिकता के दौर में हमने प्रवेश किया तो हम सुख सुविधाओं से तो स्वयं को सुसज्जित करते जा रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं हमारा जो धरातल है वह खोखला होता जा रहा है। यदि बात करी जाए तो जैसा हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कितनी प्रकार की समस्याएं थी। हमारे यहाँ सुई भी विदेश से आयात होती थी और धीरे धीरे हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी जो हमारे पिताजी या हमारे दादाजी की पीढ़ी थी उसने उन समस्याओं से दो चार होते हुए उनसे सीखते हुए विकास के कार्य किए और स्वयं को उस प्रकार ढाला कि आज विश्व एक जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होने के राह पर है। परंतु हम देखें कि उस समय भी इतनी सारी समस्याओं के बावजूद, जैसे आपातकाल का दौर, उदारीकरण, दो दो विश्व युद्ध, उसके बावजूद उस समय के युवा तनावग्रस्त नहीं थे क्योंकि उसका आधार था उनका मजबूत सांस्कृतिक और परिष्कार। क्योंकि हम देखें कि पूर्व के अधिकतर समाजों में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। बड़े बूढ़े अपने से छोटे युवाओं को सही समाजीकरण करते थे, उन्हें व्यवहार बताते थे, आचार व्यवहार के तरीके सिखाकर किस प्रकार वे देश के लिए सहायक हो सके वह बताते थे। और चूंकि उस समय ये मनोरंजन के साधन इतने अधिक विकसित नहीं हुए थे तो युवा भी उन सब बातों को सुनकर जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते थे। परंतु उदारीकरण के बाद जिस प्रकार पहले भारत में लस्सी और दूध के सिवाय कोई पेय पदार्थ प्रचलित नहीं था, परंतु उसके बाद पेप्सी और कोको कोला का ये बोलबाला हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित होने की राह पर चल पड़ी। क्योंकि अब आधुनिकता का दबाव इतना था कि सभी अपने सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए संयुक्त परिवारों की बेड़ियों से निकलकर, जो कि वास्तव में बेड़ियां नहीं थी परंतु की समझ बेड़ियां थी, उससे निकलकर एकल परिवार में जाने लगे। क्योंकि एकल परिवार में अब अधिक से अधिक आय का दबाव ना, तो इसलिए सभी माता पिता दोनों ही लोग हमारे और बच्चों को ध्यान देना रह गया। इस कारण युवाओं में अब मनोरंजन का साधन बने टीवी, सिनेमा या आज के दौर में मोबाइल फोन। इन्होंने ना केवल उनका एक सामाजिकरण जो कि परिवार में पूर्ववर्ती समय में होता था उससे भी वंचित रहे, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे ही हम उम्र के लोगों से सीखते और प्रभावित होते रहे। और यह सर्वविदित सत्य है कि हम मान लिया युवा वर्ग में आते हैं तो हमारे साथ का जो युवा होगा उसकी भी वही समझ होगी, परंतु आज का युवा अपने मित्र की सहायता या उसकी सलाह लेना अधिक पसंद करता है, जबकि वह गलत भी हो सकती है क्योंकि उसे उसका दुष्परिणाम या उसके परिणाम का सही भान नहीं है। और जो पूर्व के समाज में युवा अपने बड़े की सहायता लेता था क्योंकि वह जानते थे कि यदि इस बात पर किया जाए तो क्या इसका प्रभाव होगा। तो अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हमें एक सामाजिक संस्कार की जरूरत है। जिस प्रकार वैश्विक समाज में इमानुएल कांट ने
एनलाइटमेंट का सिद्धांत दिया, तो हमें भी इस प्रकार के सिद्धांत की आवश्यकता है जिससे देश का युवा एक धरातल पर शुद्ध और स्थापित हो सके, और इसकी चकाचौंध जो आजकल रील्स और सिनेमा के माध्यम से वह वास्तविक जीवन के संघर्ष को भूलता जा रहा है, उससे उसका भान हो, तभी वह उसके साथ तादात्म्य बनाकर उसके साथ संघर्ष करके जीवन सुखपूर्व रह पाएगा। धन्यवाद। प्रियंका जी। मैं किसी को भी बुला सकता हूँ, कृपया करके आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है? हाँ। आदरणीय निर्णायक मंडली, नमस्कार। मैं कुमारी प्रियंका आज अपनी वक्तव्यता अपोदीपो भव के ऊपर देने जा रही हूँ। मैं अपने वक्तव्यता को एक पंक्ति से शुरू करना चाहूंगी। जैसे कि कहा जाता है कि जिसने देखा उसने जाना, जिसने जाना वो पा लिया, जो पा लिया वो बदल गया। अर्थात इस वक्तव्य के अर्थ को जिसने भी जाना, समझा, देखा, वो अपने आप को बिल्कुल ही बदल लिया। गौतम बुद्ध का कहना था कि आप अपने लिए प्रकाश बनो, आप किसी पर निर्भर ना रहो। इससे क्या होगा कि आप तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, प्लस और आप दूसरों के लिए प्रकाश की पुंज की तरह जगमगाते रहोगे। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय पहले उनके एक शिष्य आनंद, उन्होंने जब धर्म के भविष्य के विषय में चिंता करते हुए उनसे पूछा कि गुरुजी, जब आप नहीं रहेंगे तो जीवन में या पृथ्वी पर सत्य का मार्ग दिखाने के लिए कौन रहेगा? तब उन्होंने कहा था अपदीपक भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके साथ हमेशा आपके रास्ते पर चलते रहे। हम अपने आत्म ज्ञान और आत्मनिर्भरता के सहारे ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार से लोगों को स्वतंत्रता दी, उस प्रकार से किसी भी धर्म ने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी किसी धर्म, पंथ या संप्रदाय की स्थापना नहीं किया। उन्होंने कभी भी लोगों से ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ या फिर मेरे शरण में आने से ही लोगों की मुक्ति मिलेगी। उन्होंने स्वयं को हमेशा से मार्गदाता कहा और कुछ भी नहीं। एक बार वो प्रवचन देते हुए कहा था, अपो ही अपो नाथो, कोई नशा पसा परोसिया, अर्थात हम सभी अपने लिए मालिक है। हम सभी अपना दुख को दूर करके सुखों की प्राप्ति करते हैं, या कभी कभी प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपने लिए दुखों को खोज लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का युग नवाचार का युग है। इस युग में इस वक्तव्य का प्रासंगिकता काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आज के युग में जो इंसान अपने गुणों को, अपनी दक्षता को पहचान कर अपने रुचि के अनुसार कार्य करता है, नवाचारी उतना ही आगे बढ़ता है। आज के युग में जिस प्रकार से विद्यालय बच्चों को ठोक पीट कर एक सामान बनाने वाला कारखाना बन गया है, इस समय में ये वक्तव्य अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोकतंत्र में इस प्रकार की लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी ये वक्तव्य काफी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर क्रिकेट के पिता कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को अगर कहा जाता है कि आप पढ़ लिख कर अफसर बनो, तो शायद वो न बन पाते। अगर हम लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान की जगह पे अगर हम लोग कहते कि आप इतिहास पढ़िए, तो आज शायद हमारे सामने तब्दीलियां नहीं होती जो कि उन्होंने हमारे लिए खोजा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि लोगों को अपनी दक्षता, अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, तभी जाकर समाज में सृजनात्मकता बढ़ेगी। अंततः मैं बस इतना ही कहूंगी कि यह मार्ग सरल नहीं, इन मार्ग पर तुम्हें मिलेंगे कांटे, उन कांटों पर तुझे हंसकर चलना होगा, अपनी शक्ति का पहचान देना होगा, अब तुम्हें आत्मनिर्भर बनना होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। शिवानी कर्ण। हाँ, शिवानी अरोड़ा। ओके शिवानी कंटिन्यू। तो कौन सी वाली शिवानी? अच्छा, जो बाद में जुड़े हैं उनको नहीं दिख रहा है? अच्छा, मैं भेज देता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकेंगे। टाइम पे जुड़ा करेंगे ना तो इस तरह का डिस्टरबेंस नहीं होता। जब आप लोगों को पता है कि 9:15 बजे। तो पूछ रहे कौन सी शिवानी? अच्छा, शीर्षक तो पता है ना?
शिवानी अरोड़ा। अच्छा, मैंने फिर से दे दिया। शिवानी जी, आप शिवानी अरोड़ा, आप क्या अभी बोलना चाहेंगे? अच्छा। शीर्षक तो पहले से हाँ पता था जी। ना आपको? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा। चलिए तो ठीक है, हाँ तो जी। बोलिए। वो एक शीर्षक को चुनिए और बोलिए। नमस्कार। अ, आज का मैं अपना हिंदी वक्तव्य एक पंक्ति, कबीरदास की पंक्ति, निंदक मेरे राखिए आंगन की छबाए, दिन पानी सावन बिना करे सुखाए कर बोलने जा रही हूँ। यह पंक्ति कबीरदास जी द्वारा दी गई थी। हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी प्रत्येक अंत में उन्होंने अपने समय भी समाज में फैली कुरीतियों पर बहुत सारी चोट की थी और अलग ही दृष्टिकोण के साथ समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को लोगों के समक्ष रखा था। आज भी समय बदला नहीं है, आज भी समाज वैसे तो आगे बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बाद नई कुरीतियां भी सामने आ रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन प्रयास करते रहें और खुद में सुधार करते रहें। ऐसे में निंदकों को, यानी कि ऐसे लोग जो हमारी कमियां बताते हैं, जो हमारे अंदर व्याप्त दोषों को हमारे सामने एक दर्पण की तरह प्रस्तुत करते हैं, ऐसे लोगों को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। इससे हमारा नुकसान नहीं होता बल्कि फायदा ही होता है, क्योंकि जब तक हमें कमियां ही ना पता हो तो हम सुधार कैसे करेंगे। और ये सिर्फ निजी जीवन की बात नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसे देख सकते हैं। चाहे निजी जीवन में सुधार करना हो तो यह निंदक हमारे हम दोस्त भी हो सकते हैं, गुरुजन भी हो सकते हैं, सहपाठी भी हो सकते हैं। तो ये राष्ट्र स्तर पर विपक्ष की पार्टियां निंदकों का काम करती हैं। भारत जैसे देश के लिए तो ये सब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक देश तभी तरक्की कर सकता है जब सभी लोग समानता के साथ आगे बढ़े। इसलिए आज के समय में एक खतरा भी मंडरा रहा है कि अगर विपक्ष मजबूत ना रहा तो फिर हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। ऐसे ही जब भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी थोड़ी बहुत आलोचना हम झेल सकते हैं, बल्कि वो तो हमारे लिए फायदे की बात है। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में, जिसमें बालकों का जब वह विध्वंसकारी सैन्य खतरों में पड़ जाते हैं, उसमें भारत का स्थान 12वें स्थान पर पहुंचा है, जबकि वह 100 के पार था। तो ये दिखाता है कि हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि पर्यावरण या फिर गरीबी या फिर मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर भारत का कई बार विरोध होता रहा है, लेकिन हम फिर भी तरक्की कर रहे हैं। निजी स्तर पर देखें तो मुझे एक रूसी लेखक आंटन चेखोव की कहानी याद आती है, जिसमें लुश्कोव यानी भिखारी ओल्गा के बार बार बुराई करने पर खुद के चरित्र में बदलाव लाता है। अंत में मैं यही कहूंगी कि हमें दोस्त भी ऐसे बनाने चाहिए जो हमारे दोषों को अंत करें। और मैं एक पंक्ति के साथ अपना वक्तव्य खत्म करना चाहूंगी कि दोस्त ऐसे बनाएं जो दोषों को अंत करें और चरित्र बनाएं। धन्यवाद। प्रियंका सोनी। नमस्ते श्रीमान जी, मैं प्रियंका सोनी आज अपने विषय के रूप में निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जैसा कि हम सभी को विदित है, उपरोक्त पंक्तियां कबीरदास जी द्वारा उद्धृत हैं। इन पंक्तियों को अगर हम शब्दांश से लेते हैं तो इसका अर्थ है निंदक अर्थात हमारे आलोचक जो हमारी कमियों को बताते हैं, उनको हमें अपने नेरे अर्थात पास में ही रखना चाहिए, खुद से दूर ना करते हुए उनकी करी गई आलोचनाओं को समझना चाहिए। आंगन घरे सुभाए अर्थात अपने घर के पास अपने नजदीक रखना चाहिए। जिस प्रकार साबुन पानी से हम अपनी गंदगियों को साफ करते हैं, ये आलोचक बिना पानी और साबुन के हमारे आंतरिक गंदगियों को दूर करके हमें एक अच्छे पथ की ओर प्रदर्शित करते हैं। जिस प्रकार हमको विदित है कि कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, दोष रहित नहीं है, सभी में कुछ गुण भी पाए जाते हैं, दुर्गुण भी पाए जाते हैं। आवश्यकता इस चीज की है कि हम अपने गुणों को ध्यान में रखते हुए अपनी कमियों दुर्गुणों को भी समझें, जो कि एक वही व्यक्ति बता सकता है जो हमें अच्छे से जानता है, हमारे गुणों सहित हमारे दुर्गुणों को भी समझता है।
इसीलिए कहा भी जाता है कि अपने मित्र या हमारे जो भी शुभचिंतक है वो ऐसे होने चाहिए जो ना केवल हमारे अच्छाइयों को ही प्रदर्शित करें, बल्कि जो हमारे अंदर की कमियां हैं उनको भी हमारे समक्ष स्पष्ट रूप से बिना किसी लालच या फिर हमें बुरा लगेगा ऐसा सोचकर छुपाएं, बल्कि हमें स्पष्ट रूप से बताएं कि ये हमारे अंदर गुण है, ये अवगुण है, ये हमें सुधारना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम अपनी सफलताओं को शीर्ष तक पहुंचा सकते हैं। मुझे एक संस्कृत का दोहा याद आता है, काके कृष्ण पिके कृष्ण का भी दो पिता कहो, बसंत काले आरंभे काके काके पिके पिके। अर्थात कुआ भी काला रंग का होता है, कोयल भी काले रंग की होती है, और बसंत से पहले दोनों की लोग तुलना करते हैं, अच्छाइयां बुराइयां बताते हैं, लेकिन बसंत काल आने तक कौवा अपने गुणों के आधार पर काव काव की आवाज निकालता है, जबकि कोयल सुरीली आवाज गाती है जो समय आने पर अपने आप को श्रेष्ठ गुणों को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार जो एक निंदक होता है वो हमेशा आपके गुणों से ज्यादा अवगुणों को, आपकी कमियों को आपको बार बार चिन्हित करेगा, जिसको अगर आप एक अच्छे नजरिए से देखेंगे तो उन चीजों पे काम करके उन पर सही से काम करके उनको बार बार स्व विवेचन करके उनको दूर कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, निंदा करने वाला व्यक्ति आवश्यक नहीं कि हमारा बुरा चाहता हो। कुछ गुरुजन इतिहास में भी रहे हैं, इतिहास में भी कुछ गुरुजन रहे हैं जो अपने शिष्यों को, जैसे द्रोणाचार्य हैं आदि है, वो अपने शिष्यों की कमियों को बार बार उजागर करके उनसे परिश्रम करा के उनको एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में लेकर आए। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगी, अपने निंदा करने वालों को भी एक अपने मित्र के समान समझना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। नीलूफर। यस। ओके। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं देश के प्रति प्रेम ही देश को आगे बढ़ाता है इस शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। देश प्रेम का दूसरा मतलब भी है देशभक्ति, अपने देश के प्रति प्यार की भावना होना। देश प्रेम से यह भी अर्थ है कि हम देश के जो लोग होते हैं वो देश की प्रगति में अपना योगदान प्रदान करते हैं और वह उसे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के और उसके विकास के लिए कार्य करते हैं। किसी भी परिस्थिति में देश की सेवा करना ही देश प्रेम है। देश प्रेम एक बड़ी ताकत है किसी भी देश के लिए। यह देश के लोगों को एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने में, उस देश की उन्नति के लिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक साथ उन्हें लाते और उन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए काम करने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। देशभक्ति की वजह से ही देश के जो सैनिक होते हैं वह अपनी जन्मभूमि के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। वास्तव में देशभक्त जो लोग होते हैं, जिनमें देश प्रेम की भावना होती है, वह बाहरी और आंतरिक दुश्मनों को से देश की रक्षा करते हैं। इस तरीके से वह रिश्वतखोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इन सबको पसंद नहीं करते हैं और इस तरीके के और किसी भी तरीके की हानिकारक गतिविधियों से भी खुद को परे रखते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं ऐसी किसी भी गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए। देशभक्त लोग अपने देश की प्रगति और गौरव के लिए काम करना पसंद करते हैं। देशभक्ति का यह अर्थ नहीं है कि सिर्फ सीमा में जाके अपने देश की रक्षा करना दूसरे दुश्मनों से। इस देशभक्ति का यह भी है कि आम नागरिक, चाहे आम नागरिक हो, शिक्षक हो, राजनेता हो, अभिनेता हो या आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने देश के लिए, उसके विकास के लिए, उसके सुधार के लिए आप अपना अधिकतम योगदान देते हैं और प्रयत्न करते हैं अपने देश को सर्वोच्च स्थान विश्व में लाने की। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि देश प्रेम आप अपने देश के लिए तभी कर सकते हैं जब आप अपने देश के
स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके उन्हें उसे बढ़ावा दें और शांति समाज में शांति भाईचारे को स्थापित करें और राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दें। धन्यवाद। शिवानी रस्तोगी। नमस्कार, मेरा विषय है समान नागरिक संहिता, इसके अवसर व चुनौतियां। समान नागरिक संहिता कानून का एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सभी नागरिकों को एक समान कानून के अंदर लिया जाता है। इसमें विवाह, तलाक, भरण पोषण या गोद लेने जैसे कानून शामिल हैं। इसमें व्यक्तिगत कानूनों को कम करके समान नागरिक संहिता में ले लिया जाता है। हालांकि यह जो विचार विमर्श है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसका विचार विमर्श औपनिवेशिक काल से ही शुरू हो चुका था। इसका लेक्स लोकाई रिपोर्ट जो कि 1840 में आई थी, उसने ये कहा था कि भारत में जो दंड विधि का कानून है उसे संहिताबद्ध कर दिया जाए, लेकिन व्यक्तिगत जो कानून है उनको छोड़ दिया जाए। उनको अपने ही धर्म से उनको अपने ही धर्म के कानूनों से उनको जज किया जाए। उसके बाद जब 1859 में रानी ने इसका जो ब्रिटेन की रानी थी उन्होंने इसको पारित भी कर दिया। हालांकि आजादी के बाद यह जो बहस थी वो फिर छिड़ गई और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नेताओं ने इसका पुरजोर समर्थन किया कि इस तरह का कानून हमारे देश में होना चाहिए। परंतु पितृसत्तात्मक सोच वाले लोग और कट्टरपंथी रूढ़िवादी लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया और इसके विरोध में खड़े हो गए। इसी वजह से असमान नागरिक संहिता उस समय भी लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर से ये एक बार फिर से हमारे बीच में है और सरकार ने इसको लागू करने की बात कही है। समान नागरिक संहिता आने से हमारे देश में इसके काफी लाभ होंगे। जैसे हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे और धार्मिक दंगे देखे गए हैं, और इसके आने से जब हम सभी एक समान कानून के अंदर आ जाएंगे तो इस तरह के दंगे खत्म होने की बात हो पाएगी और लोग एकजुट होकर रह पाएंगे। जो राजनीति में वोट बैंक की राजनीति की जाती है उसको खत्म हम कर पाएंगे और जो देश का युवा है वो विकास की बात करेगा। और जो धर्मनिरपेक्षता जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, जो कि एक आधारभूत ढांचा भी है, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको आधारभूत ढांचा भी कहा है, उसको हम और सुदृढ़ कर पाएंगे। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी गलत अवधारणाएं लोगों के मन में बनी हुई हैं, उसको एक स्पष्ट नीति को लाकर एक स्पष्ट कानून बना करके उसको दूर किया जा सकता है और सभी संप्रदायों के सभी धर्मों के लोगों को एकजुट बनाया जा सकता है, जो कि हमारे देश के विकास में लाभकारी होगा। गोवा में एक इस तरह का कानून है, लेकिन वह भी कुछ उसमें कमियां हैं। इस तरह की कमियों को दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता लाना एक बहुत अच्छा अवसर होगा। मनु। यस सर। सुप्रभात सभी को। मैं मानव मंजूषा आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देश प्रेम विषय लेकर। देश प्रेम ही देश को आगे बढ़ाता है। तभी तो किसी कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से लूषित, जिसकी दिव्य रश्मियां पाकर मनुष्यता होती है विकसित। देश के प्रति प्रेम ही देश के लोगों को और देश को आगे बढ़ाता है। आज जितने भी शासक आए हैं, ज्यादातर शासकों में देश प्रेम की भावना निहित रहती है, वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। शासक आते हैं और जाते हैं, परंतु देश सर्वदा रहता है। तभी तो कहा जाता है कि मैं रहूं या ना रहूं, देश रहना चाहिए। तो हमारा देश इतना खूबसूरत है, यह अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। हमारे देश में हम देखते हैं कि शहीद अपने देश की भावनाओं में ओतप्रोत होकर अपना जीवन भी समर्पित कर जाते हैं। उन्हें अपने परिवार, अपने आप से ज्यादा देश प्रेम की भावना आकर्षित करती हैं। प्रेम तो बहुतों से किया जा सकता है। आत्म प्रेम,
समाज के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति प्रेम, परंतु देश प्रेम एक ऐसा तथ्य है जो हमारे देश को, समाज को, स्वयं को, सबको एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कुमार विश्वास के शब्दों में कहा जाता है, जो लोग देश से प्रेम करते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, जिसमें उन्होंने उस शहीदों को नमन करते हुए कहा है नमन उनको कि जो इस देश को, देह को सर्वस्व देकर जो जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको। उन्होंने हमारे देश की शहीदों को, जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं, उन्हें पर्वत से भी ऊंचा, आसमान से भी बड़ा और हर चीज से सर्वोच्च रखा है। कितने ही लोग देश में अलग, देश को तोड़ने की भी बात करते हैं, जिस तरह से खालिस्तान की मांग की जा रही है। यह देखकर आश्चर्य होता है, यह इतना खूबसूरत देश, जहां एक और लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वहीं कुछ लोग देश को तोड़ने पर लगे हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि देश को तोड़ने से हमारा स्वयं का भी भला नहीं होगा और देश का भी भला नहीं होगा। इसलिए हमें अखंडता और एकता के साथ रहना चाहिए। भारत एक बहुलवादी देश है, यहाँ हर तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ की अखंडता और एकता सर्वस्व सराही जाती है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि देश प्रेम की भावना भारत में तभी होगी जब यदि धार्मिक ग्रंथ और संविधान दोनों को रखा जाए और लोग बिना सोचे हुए संविधान को सर्वप्रथम माने और धर्म को संविधान के बाद माने। धन्यवाद। अमित, अमित जंगेड़, ओके। अमित, विनोद, प्रारंभ करें विनोद जी। सुप्रभात, मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरा आज का शीर्षक है अपो दीपे भवे। ये कथन भगवान बुद्ध द्वारा अपने अंतिम समय में अपने प्रिय शिष्य आनंद के लिए कहा गया था। तब उन्होंने अपना जब वो अपने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, तब आनंद ने ये उनसे मार्गदर्शन पूछा था कि भगवान आप तो अब चले जाएंगे तो हमें अपना मार्गदर्शन कौन दिखाएगा। तब भगवान बुद्ध का ये कथन जीवन के अहम पहलुओं पर हमारा और सभी का मार्गदर्शन करता है। अपो दीपो भवे, इसका मतलब है तुम ज्योति पुंज की तरह हो जाओ, तुम अपनी रोशनी खुद बनो। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आप में ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्म है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि व्यक्ति अपना खुद का दर्शन करेगा तथा अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। अपने आप को बौद्धिक क्षमताएं तथा विभिन्न प्रकार के आयामों से अपना खुद का आकलन करके क्या सही है क्या गलत है की अवधारणा को समझते हुए वो अपने विवेक से क्या निर्णय लेने की अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करेगा। आपको दीपो भाव के माध्यम से ये व्यक्तिगत जीवन में बहुत अहम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जो सृजनात्मक शक्ति है उसका विकास कर सकते हैं तथा अपने कौशल को अहम रूप से पहचान सकते हैं। आपको दीपो भव एक ऐसा कथन है जिसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कुरीतियों तथा अपना एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को रोकेगा तथा नए आयामों जो कि हमारी व्यवहारिकता को और बढ़ाएगा तथा वर्तमान समय की जो प्रासंगिकता है उसको और अहम कर देगा तथा ये उसको और बढ़ा देगा। ये हमारी संकीर्णता तथा कट्टरपंथा तथा हिंसा आदि जो हमारी जो कुरीतियां हैं उनको कम कर देगा तथा हमें भाईचारा, सद्भाव और प्रेम से रहने के साथ में तथा प्रकृति के साथ में समायोजन करके रहने की ओर प्रेरित करता है। भारत जैसे विशाल देश में यह कथन लोकतंत्रता को और ज्यादा परिभाषित करता है। जहां आजादी के तदुपरांत भारत जहां गरीब देशों की अपने आप का आकलन किया तथा भारत को एक जो भुखमरी जैसी कंडीशन, भुखमरी जैसी हालातों पर हरित क्रांति जैसे वैज्ञानिक प्रयोग, हरित क्रांति जैसे नए आयामों को अपनी जीवन शैली में उतार कर तथा भारत को जो फूड सफिशिएंसी जो राज्य बना दिया तथा
वर्तमान समय की परिदृश्य में देखें तो आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया और साक्षर और डिजिटल इंडिया जैसे नए आयामों को भारत ने अपने आप का आकलन करते हुए जो अपनी परिदृश्यता के साथ जो सामंजस्य बैठाने के संदर्भ में इस कथन का भारतीय जो परिदृश्य है उसमें अहम योगदान है। अंत में ये कहूंगा, ये जो कथन है ये सार्वभौमिक सत्य है तथा जीवन के हर पड़ाव पर, और जीवन हो चाहे संगठन हो चाहे देश हो, हर राष्ट्र पर इसका अहम प्रभाव है। धन्यवाद।